ऐसे कंपाउंड जिनमें F नेगेटिव हो इनको हम क्लोराइड्स कहेंगे, Cl नेगेटिव वाले को हम क्लोराइड्स, Br नेगेटिव वालों को हम ब्रोमाइड्स, और ऐसे कंपाउंड जिनमें आयोडीन हो उनको हम आयोडाइड्स कहेंगे। अच्छा, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि नेगेटिव आयन या एनाइन के लिए हम पोलराइजेबिलिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। अगर हम किसी साइड में एनाइन के लिहाज से आयनिक या कोवलेंट कैरेक्टर मालूम करना चाहते हैं तो एनाइन के लिए हम पोलराइजेबिलिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। और हमको पता है कि दैट पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू साइज ऑफ एनाइन। जितना आपके साथ एनाइन का साइज ज्यादा होगा उतना आपके साथ पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो अगर मैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड में साइज के लिहाज से पोलराइजेबिलिटी को चेक करूं तो मुझको मालूम है दैट साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है that a cation will polarize iodide ion to a high extent compared to chloride ion। अगर एक केटाइन क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन है तो क्लोराइड आयन को लेस पोलराइज करेगा, लेकिन अगर वही केटाइन आयोडाइड आयन के साथ कंबाइन हुआ है तो वो आयोडाइड आयन को मोर पोलराइज करेगा। मतलब अगर मेरे साथ एक छोटा सा फ्लोराइड आयन है और एक M+ एक केटाइन है तो ये केटाइन इस F नेगेटिव आयन को पोलराइज करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये फ्लोराइड आयन चूंकि साइज में छोटा है, इसका साइज स्मॉल है, इसलिए ये फ्लोराइड आयन आपके साथ लेस पोलराइज होगा। लेकिन अगर सेम केटाइन, यही केटाइन एक आयोडाइड आयन के साथ कंबाइन है जिसका साइज बड़ा है, आयोडाइड हैज अ लार्ज साइज, देन ये केटाइन इस आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा और इसी तरह ये आपके साथ मोर पोलराइज होगा। जब आयोडाइड आपके साथ मोर पोलराइज है तो इसका मतलब है कि इस मोर पोलराइजेशन की वजह से यहां आयोडाइड में आपके साथ कोवलेंट कैरेक्टर हाई होगा और क्लोराइड में आपके साथ कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो इस पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन से हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से हैलाइड में आपके साथ कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और कौन से हैलाइड में आपके साथ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगर मैं इस कंसेप्ट को ग्रुप फर्स्ट या सोडियम के हैलाइड पर अप्लाई करूं तो सोडियम के हैलाइड का अगर मैं मुआवजा करना चाहूं तो एक मेरे साथ है होगा सोडियम क्लोराइड, एक आ जाएगा सोडियम ब्रोमाइड और एक हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। तो अगर इन चारों में मैं कोवलेंट कैरेक्टर देखना चाहता हूं कि कौन से कंपाउंड्स में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आयोडाइड हैज मोर कोवलेंट कैरेक्टर देन fluoride which has the least covalent character। तो अगर मैं इनको अरेंज करूं, ये सोडियम क्लोराइड is less covalent than sodium chloride which is less covalent than sodium bromide and the more covalent one is sodium iodide। इसी तरह अगर सेम कंसेप्ट मैं ग्रुप 7 के हैलाइड्स पर अप्लाई करूं तो मैं मैग्नीशियम के हैलाइड्स पर अप्लाई करना चाहता हूं तो एक मेरे साथ हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम आयोडाइड। तो यहां भी आपके साथ मैग्नीशियम आयोडाइड में चूंकि साइज आयोडाइड का ज्यादा है तो मैग्नीशियम आयोडाइड हैज मोर कोवलेंट कैरेक्टर and the magnesium chloride has the least covalent character। अब पार्टिकुलरली मैं इस पोलराइजेशन के कंसेप्ट को अप्लाई करता हूं क्लोराइड्स पर। हमारे साथ दो तरह के क्लोराइड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं आयनिक क्लोराइड्स और दूसरे को हम कहते हैं कोवलेंट क्लोराइड्स। दो तरह के क्लोराइड्स हमारे साथ होते हैं, एक को हम आयनिक क्लोराइड्स कहते हैं और दूसरे को हम कोवलेंट क्लोराइड कहते हैं। अब कोवलेंट क्लोराइड ऐसे क्लोराइड्स होंगे जहां पर हेलोजन या क्लोराइड आयन
आपके साथ एक ऐसे आयन के साथ कंबाइन होगा जिसका पोलराइजेशन पावर हाई होगा। तो अगर आपके साथ क्लोरीन एक ऐसे कंपाउंड के साथ बॉन्डेड है जिसका पोलराइजेशन पावर हाई है, तो ऐसे क्लोराइड्स को हम कहेंगे क्लोरीन क्लोराइड्स। और अगर आपके साथ क्लोरीन एक ऐसे आयन के साथ मिला हुआ है जिसका पोलराइजेशन पावर लो है, तो ऐसे क्लोराइड्स को हम फिर कहेंगे कि ये हमारे साथ आयनिक क्लोराइड्स है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से हम आयनिक और कोवैलेंट क्लोराइड्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ये है कि अगर मैं किसी आयनिक क्लोराइड को वाटर में अगर मैं किसी आयनिक क्लोराइड को वाटर के साथ कंबाइन कर लूं, तो अगर ये आयनिक क्लोराइड है तो ये वाटर में हाइड्रेटेड आयन बनाएगा, इसका हो जाएगा आपके साथ हाइड्रेशन। तो ये अपने हाइड्रेटेड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड मेरे साथ एक आयनिक क्लोराइड है, जब मैं इसको वाटर के साथ कंबाइन करता हूं तो ये मेरे साथ हाइड्रेटेड सोडियम आयन बनाता है, और इसी तरह मेरे साथ हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन बनाता है। तो आयनिक क्लोराइड वाटर में हाइड्रेशन के थ्रू डिसॉल्व होकर हाइड्रेटेड आयंस बनाते हैं। लेकिन कोवैलेंट क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन कोवैलेंट क्लोराइड वाटर में हाइड्रोलाइज हो जाती है, और हाइड्रोलाइज होने के बाद ये ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कुछ क्लोराइड ऐसे होते हैं जो ऑक्साइड बनाते हैं, और कुछ क्लोराइड्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लेकिन सबसे अहम प्रॉपर्टी कोवैलेंट क्लोराइड का ये है कि HCl गैस रिजल्ट में लिबरेट हो जाता है। यानी कोवैलेंट क्लोराइड्स का पहचान ये है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl गैस बनाएंगे। तो ये तो हमारे साथ आयनिक और कोवैलेंट क्लोराइड्स का फर्क हुआ कि आयनिक क्लोराइड्स क्या हो गया और कोवैलेंट क्लोराइड कौन से होंगे। अगर मैं इस कंसेप्ट को थर्ड पीरियड पर अप्लाई करूं, थर्ड पीरियड पर अगर मैं थर्ड पीरियड की क्लोराइड्स ले लूं, तो मैं लेफ्ट से राइट अगर जाता हूं तो मेरे साथ जो एलिमेंट होता है उसका साइज डिक्रीज होता है, और साइज डिक्रीज होने की वजह से पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होता है। तो अगर मैं लेफ्ट राइट जाता हूं तो मेरे साथ पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होता है। इसी वजह से लेफ्ट राइट हमारे साथ कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो अगर मैं थर्ड पीरियड में सोडियम क्लोराइड्स को ले लूं, उसके बाद मैं मैग्नीशियम क्लोराइड को ले लूं, फिर मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड्स को ले लूं, उसके बाद मैं सिलिकॉन क्लोराइड को ले लूं, उसके बाद मैं फास्फोरस के क्लोराइड्स ले लूं, फिर सल्फर के क्लोराइड्स ले लूं, तो अगर यहां पर मैं सोडियम क्लोराइड से सल्फर क्लोराइड्स की तरफ जाता हूं तो मेरे साथ कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सोडियम क्लोराइड को देखूंगा तो सोडियम क्लोराइड मेरे साथ मोर आयनिक है, इसको मैं लिखूंगा मोर आयनिक। और अगर इस तरफ मैं जाता हूं तो मेरे साथ आयनिक कैरेक्टर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, और H2Cl2 मेरे साथ आ जाएगा मोर कोवैलेंट क्लोराइड। ये मेरे साथ हुआ मोर कोवैलेंट क्लोराइड। इसी तरह अगर मैं रिवर्स अगर इस तरह ऐसे देखूं तो यहां पर ये मोर कोवैलेंट है, PCl3 में कोवैलेंट कैरेक्टर H2Cl2 से कम होगा, और इस तरह SiCl4 में कोवैलेंट कैरेक्टर उससे कम होगा। तो इस तरफ आपके साथ कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और इस तरफ आपके साथ कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अगर मैं थर्ड पीरियड के क्लोराइड्स का वाटर के साथ रिएक्शन लिखूं, तो सोडियम क्लोराइड चूंकि आयनिक क्लोराइड है, इसी वजह से चूंकि ये आपके साथ आयनिक क्लोराइड है, तो ये वाटर में डिसॉल्व होकर मेरे साथ बनाएगा हाइड्रेटेड सोडियम आयन और हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन। अब दूसरा जो थर्ड पीरियड का क्लोराइड है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अगर मैग्नीशियम क्लोराइड्स को मैं वाटर में डिसॉल्व कर लूं तो ये NaCl की बनिस्बत वाटर में थोड़ा डिसॉल्व होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम है, लेकिन चूंकि इसमें भी आयनिक कैरेक्टर मौजूद है, इसी वजह से ये आपके साथ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन बनाएगा, यानी ये भी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। अब अगर मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड्स को ले लूं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में सफिशिएंटली कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है, इसमें सफिशिएंट कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। और अच्छा ये वाटर में डिसॉल्व होकर एल्यूमिनियम +3 आयन और Cl- आयन तो बनाता है,
लेकिन हाई पोलराइजेशन पावर की वजह से ये एल्यूमिनियम आयन वाटर में एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये एल्यूमिनियम वाटर में आप एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स वाटर में एसिडिक बिहेवियर शो करता है और इसकी वजह ये है कि ये हाई +3 चार्ज की वजह से ये एल्यूमिनियम, ये मेरे साथ एल्यूमिनियम है, इसको 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड है। तो चलो अब इस एल्यूमिनियम का चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो ज्यादा चार्ज डेंसिटी की वजह से ये वाटर को पोलराइज करेगा। फॉर एग्जांपल इस वाटर को इसने पोलराइज किया तो ये वाटर कन्वर्ट हो जाएगा OH नेगेटिव और H प्लस में, और इसी तरह ये हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएगा एक और फॉर्म को जिसको हम AnH2O होल 5 OH की शक्ल में लिख सकते हैं, और ये चार्ज डिक्रीज हो जाएगा +2 तक, और इसी वजह से यहाँ पर एक H+ आयन भी रिलीज हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में एक एसिड बनाता है, और इस एसिड की वजह बनाने की वजह असल में एल्यूमिनियम का हाई चार्ज डेंसिटी है। अब सिलिकॉन, अब मैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड्स को लेता हूं। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में मेरे साथ Si+4 आयन मौजूद है, और इस Si+4 आयन की वजह से इसमें कोवेलेंट पोलराइजेशन पावर इस आयन का बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन की वजह से यहाँ पर बन जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और HCl गैस लिबरेट हो जाता है। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हमारे साथ कोवेलेंट क्लोराइड हुआ क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन के नतीजे में HCl गैस लिबरेट करता है। इसी तरह अगर मैं फास्फोरस हैलाइड्स को ले लूं तो फास्फोरस हैलाइड भी वाटर के साथ रिएक्शन के दौरान फास्फोरस हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और यह भी HCl गैस लिबरेट हो जाएगा। इसी तरह सल्फर डाइक्लोराइड भी वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और यह भी HCl गैस लिबरेट हो जाएगा। तो कोवेलेंट क्लोराइड आपके साथ वाटर के साथ रिएक्शन करके HCl गैस बनाते हैं। अब अगर मैं PCl5 और PCl3 का मुआवजा करूं कि PCl3 और PCl5 में कौन सा मोर कोवेलेंट होगा और मोर आयनिक कौन सा होगा, तो यहाँ पर फास्फोरस का चार्ज +3 है और यहाँ पर फास्फोरस का चार्ज +5 है। तो इस +5 का पोलराइजेशन पावर चूंकि ज्यादा है, इसी वजह से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में कोवेलेंट कैरेक्टर आपके साथ ज्यादा होगा, तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 4 के। तो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हमारे साथ दो तरह के क्लोराइड्स बनाते हैं, एक को हम कहते हैं डाइक्लोराइड्स और एक को हम कहते हैं टेट्राक्लोराइड्स। डाइक्लोराइड्स डाइवैलेंट एलिमेंट्स बनाते हैं और टेट्राक्लोराइड्स टेट्रावैलेंट एलिमेंट बनाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके साथ +2 होगा, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट आपके साथ +4 होगा। डाइक्लोराइड के फार्मूला हम MCl2 लिख सकते हैं, और टेट्राक्लोराइड्स का जनरल फार्मूला हम MCl4 लिख सकते हैं। अब डाइक्लोराइड्स में M+2 आयन मौजूद है और टेट्राक्लोराइड में M+4 आयन मौजूद है। कार्बन और सिलिकॉन हमारे साथ डाइक्लोराइड्स नहीं बनाते, इंटरफेयर इफेक्ट की वजह से कार्बन और सिलिकॉन की टेट्राक्लोराइड्स मालूम नहीं है, डिस्कवर नहीं है, लेकिन डाइक्लोराइड्स जर्मेनियम की मौजूद है, डाइक्लोराइड्स टिन के मौजूद है, और डाइक्लोराइड्स लीड की भी मौजूद है। इसी तरह सारे एलिमेंट्स की टेट्राक्लोराइड्स मौजूद है, और कार्बन की टेट्राक्लोराइड को हम CCl4 के फार्मूला से जाहिर करते हैं, सिलिकॉन SiCl4 बनाता है, जर्मेनियम GeCl4 बनाएगा, टिन आपके साथ SnCl4 बनाएगा, और लीड आपके साथ PbCl4 बनाता है। तो ये ग्रुप 4 के डाई और टेट्राहेलाइड हो गए। अब क्योंकि हमको पता है कि पोलराइजेशन पावर ऑफ M+4 इज ग्रेटर देन पोलराइजेशन पावर ऑफ M+2, हमको ये पता है कि +4 आयन का पोलराइजेशन पावर +2 आयन से ज्यादा होता है। यहाँ पर +2 आयन मौजूद है और यहाँ पर +4 आयन मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि MCl4 आयन में मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा बनिस्बत MCl2 के, उनमें लेस कोवेलेंट कैरेक्टर मौजूद होगा। तो
हमारे साथ NCl2 को हम कहेंगे कि NCl2 हमारे साथ आयनिक क्लोराइड्स की कैटेगरीज में आ जाएंगे और NCl4 कोवेलेंट क्लोराइड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अगर मैं डाइक्लोराइड्स और टेट्राक्लोराइड्स का रिएक्शन वाटर के साथ ग्रुप 4 के लिए लिखना चाहता हूं तो मैं कुछ क्लोराइड्स का रिएक्शन डाइक्लोराइड में ले लेता हूं। तो PbCl4 का अगर मैं वाटर में रिएक्शन लिखूं तो PbCl2 आयनिक कलेक्टर शो करता है, जिस वजह से PbCl2 वाटर में डिजॉल्व होकर Pb+2 आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन बनाएगा, सिंपल हाइड्रेशन रिएक्शन शो करेगा। लेकिन अगर मैं PbCl4 को वाटर के साथ मिलाऊं तो ये वाटर के साथ हाइड्रेशन वाला रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ये वाटर में हाइड्रोलाइज हो जाएगा और हाइड्रोलाइज होने की वजह से ये वाटर में लीड डाइऑक्साइड बनाएगा और HCl गैस लिबरेट करेगा। तो यह भी HCl गैस लिबरेट हो रहा है, जो कि कोवेलेंट क्लोराइड्स की टिपिकल प्रॉपर्टी है। अब ग्रुप 4 के टेट्राक्लोराइड्स का अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो अगर मैं CCl4 को वाटर के साथ मिलाना चाहता हूं तो CCl4 वाटर के साथ न तो हाइड्रेशन रिएक्शन करता है और ना हाइड्रोलाइज हो जाता है। ये न तो वाटर में डिसॉल्व होता है और न ही वाटर में हाइड्रोलाइज होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा। और इसी तरह नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर, ये वाटर में हाइड्रोलाइज भी नहीं होता। अब ये बात तो हमारे समझ में आती है कि ये वाटर में डिसॉल्व इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये कोवेलेंट क्लोराइड है, लेकिन ये वाटर में हाइड्रोलाइज क्यों नहीं हो रहा? तो ये वाटर में हाइड्रोलाइज इसलिए नहीं हो रहा कि कार्बन का साइज हमारे साथ बहुत छोटा है, ये एक छोटा सा एलिमेंट है और क्लोरीन का साइज रिलेटिव टू कार्बन बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पर चार क्लोरीन को कार्बन की सराउंडिंग में टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज करूं, क्योंकि NCl4 NCl2 का स्ट्रक्चर जो है, ये बात आपने लिखनी है दैट NCl2 का जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका स्ट्रक्चर एंगुलर शेप होगा और NCl4 में हाइब्रिडाइजेशन आपके साथ sp3 होगा और इनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो अगर मैं CCl4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा जाहिर करूं तो ये क्लोरीन के जो चार एलिमेंट्स है, ये चार एलिमेंट्स कार्बन के सराउंडिंग में मौजूद रहेंगे और इनका साइज जो कि बड़ा है, इसी वजह से ये इस कार्बन को हाइड करेंगे, इस कार्बन को एक्सपोज वाटर की तरफ एक्सपोज नहीं करेंगे। तो इन क्लोरीन के इस इफेक्ट को कि ये कार्बन को छुपा रही है, ये कार्बन को हाइड कर रही है, कार्बन को शील्ड कर रही है, इस इफेक्ट को हम स्टेरिक हिंड्रेंस का नाम देते हैं। इसको हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस कि ये स्पेस में इन क्लोरीन्स की बुल्की नेचर की वजह से ये वाटर का मॉलिक्यूल्स कार्बन तक रसाई नहीं हासिल कर सकता, ये वाटर तक अप्रोच नहीं कर सकता। क्यों अप्रोच नहीं कर सकता? क्योंकि इन बड़ी बड़ी क्लोरीन ने कार्बन को घेरे में रखा है और इसी वजह से वाटर कार्बन तक नहीं पहुंच सकता। तो वाटर कार्बन तक नहीं पहुंच रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बॉन्ड नहीं बन रहा, और जब बॉन्ड नहीं बन रहा तो हम ये कहते हैं कि हमारे साथ CCl4 का हाइड्रोलाइज होना नहीं बनता। इस बात की तो हमने वजाहत कर दी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ग्रुप 4 की जो बाकी क्लोराइड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल SiCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिका बनाता है और कोवेलेंट क्लोराइड की जो खासियत होती है HCl गैस यहाँ पर भी रिलीज हो रहा है। इसी तरह अगर मैं ग्रुप की जो लास्ट एलिमेंट है PbCl4, अगर उसकी क्लोराइड्स का वाटर के साथ रिएक्शन करूं तो वो आपके साथ लीड डाइऑक्साइड बनाता है और वहां पर भी HCl गैस लिबरेट हो रहा है। तो टेट्राक्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होकर टेट्राक्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करके HCl गैस बनाते हैं।